ड्यूरिंग लेक्चर अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती या फिर जो है स्क्रीन का कोई इशू है वो नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे फिर रोक के बता देना। मैक्सवेल इक्वेशन का टॉपिक है आज हम लोग करेंगे डिस्कस। तो मैक्सवेल की क्या कंट्रीब्यूशन है मैक्सवेल इक्वेशन में वो आप लोग देखोगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बिफोर मैक्सवेल, तो यहाँ पे आप देख लो अभी तक जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ी है उसमें गाउसी's लॉ है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई वो बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो, इसका कोई नाम नहीं है ग्रिफिथ के हिसाब से। तो कर्ल ऑफ ई जो है माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, ये फैराडेस लॉ है, और कर्ल ऑफ बी जो है वो इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, ये एम्पेयर्स लॉ है। अब इन इक्वेशंस में मसला है, और वो मसला क्या है? These equations represent the state of electromagnetic theory over a century ago. When Maxwell began his work, they were not written in so compact form in those days, but their physical content was familiar. तो थोड़ी देर में मैं आपको ओरिजिनल उस टाइम जो मैक्सवेल इक्वेशंस मैक्सवेल ने बनाई थी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा ओरिजिनल फॉर्म में, और अभी जो हम लोगों ने बनाई है कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो बनाएंगे तो वो भी आप देखना। However, there is a fatal inconsistency in these formulas, and it has to be with the old rule that divergence of curl is always zero. तो इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो है वो शायद ज़ीरो नहीं होता। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो कर्ल वाली इक्वेशंस जो हैं ये दो हैं आपके पास, थर्ड और फोर्थ। इसका अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो तो हमें पता है कि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो है, तो हमने ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड भी ज़ीरो है कि नहीं। तो इसमें आप पहले ये देख लो थर्ड इक्वेशन को कि इसका मैं डाइवर्जेंस लेता हूँ तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस इज ज़ीरो। राइट हैंड साइड में डाइवर्जेंस माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, डाइवर्जेंस अंदर आप बी पे अप्लाई कर सकते हो, और डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो हमें पता है कि वो ज़ीरो होता है ऊपर इक्वेशन सेकंड से, तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब फैराडेस लॉ जो है उसको कोई इशू नहीं है। अब हम यही चीज़ एम्पेयर्स लॉ पे चेक करते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी जो है वो ज़ीरो होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो इन जनरल डाइवर्जेंस ऑफ जे ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये एक मसला है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको ज़ीरो दे रही है, जबकि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो स्टेडी करंट्स के केस में ज़ीरो होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टेडी करंट्स के केस में ज़ीरो होता है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी के बराबर है, और वो स्टेडी करंट्स के केस में ज़ीरो होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ज़ीरो बट राइट हैंड साइड इज़ नॉट ज़ीरो इन जनरल। तो अब इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो इसको एक तरीका यही है फिक्स करने का कि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है यहाँ पे जब लिया जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्शियल रो बाय पार्शियल टी भी आ जाए। पार्शियल रो बाय पार्शियल टी भी आ जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ रो को जब आप पार्शियल रो बाय पार्शियल टी लिखोगे वो माइनस साइन के साथ आएगी, तो दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने इसको फिक्स करने की कोशिश की, फिक्स किया। तो हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पेयर्स लॉ। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है। तो और रो जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ ई, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से रो एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। और अब इसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव ले लेते हो तो ये बन जाएगा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। तो ये जो टर्म है अगर हम ऐड करते हैं अपोजिट साइन के साथ तो आप देखेंगे एम्पेयर्स लॉ में, तो हम ने मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, ये मैक्सवेल इक्वेशंस थी, इसको मॉडिफाई किया, इसमें ये टर्म जो है ये ऐड कर दी गई, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। ठीक है, तो अब अगर आप इसका डाइवर्जेंस लोगे तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है यहाँ पे आ जाएगा, और डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म जो है वो असल में माइनस डाइवर्जेंस जे के बराबर है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सवेल ने एम्पेयर्स लॉ जो है उसको मॉडिफाई कर दिया। सच अ मॉडिफिकेशन चेंजेस नथिंग
अच्छा, तो इस मॉडिफिकेशन को करने से कुछ और कहीं पे फ़र्क पड़ेगा, कोई हमें वो तो नहीं, कोई इनकन्सिस्टेंसी आएगी? तो ग्रिफिथ कहता है सच अ मॉडिफिकेशन चेंजेस नथिंग एज पर एज मैग्नेटोस्टैटिक्स इज कंसर्न। मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात है तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये कहता है व्हेन ई इज ई कांस्टेंट, उसमें हमने ई को कांस्टेंट लिया हुआ था, वी स्टिल हैव कर्ल ऑफ पी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, वी स्टिल हैव कर्ल ऑफ पी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। अगर ई कांस्टेंट होगा तो फिर आपका जो केस है वो कर्ल ऑफ पी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे बन जाएगा। इन फैक्ट मैक्सवेल टर्म is hard to detect in ordinary electromagnetic experiments where it must compare for recognition with J के साथ इसका कंपटीशन होता है, और नॉर्मली ये टर्म वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट में बहुत छोटी होती है। दैट्स वाई फैराडे एंड अदर्स नेवर डिस्कवर्ड इट इन द लेबोरेटरी। तो लैब में फैराडे और दूसरे जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने इसको डिटेक्ट नहीं किया, इसकी वजह ये थी कि छोटी थी। However, it plays a crucial role in the propagation of electromagnetic waves, as we see in chapter 9. तो चैप्टर 9 में हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस टर्म और इस एडिशन से जो है सिर्फ कर्ल और डाइवर्जेंस की बात नहीं है, बात इससे आगे जाएगी, और वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये वेव सॉल्यूशन जो है वो अलाउ करते हैं, और यहाँ से लाइट को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिकग्नाइज किया गया। ठीक है, वो डिस्कशन हम करेंगे आगे चल के। तो यहाँ से एक और मज़े की बात भी पता चलती है, अपार्ट फ्रॉम क्यूरिंग द डिफेक्ट इन एम्पेयर्स लॉ, मैक्सवेल्स टर्म हैज़ अ सर्टेन एस्थेटिक अपील। क्या एस्थेटिक अपील है इसमें? मैक्सवेल ने जो टर्म ऐड की है उसमें ये एस्थेटिक अपील है कि आपने देखा था फैराडेज लॉ में कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे का लॉ था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके साथ साथ आपको एक और जो है इसके पैरेलल में चीज़ मिल गई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया भी था कि तो अब ये टाइम आ गया इसका कि ये फिक्स जब कर लिया कि वाकई ये चीज़ होती है, इसमें पैरेलल है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडेज लॉ। और अब जो मैक्सवेल ने टर्म ऐड किया है उसके हिसाब से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई एस्थेटिक सेंस में कि दोनों में एक पैरेलल जो है वो एग्जिस्ट करता है सिचुएशन जो है। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल कन्वीनियंस एंड एस्थेटिक कंसिस्टेंसी आर ओनली सजेस्टिव। तो कहते हैं ये चीज़ें जो होती हैं कि एस्थेटिकली ये अच्छी लग रही है कि नहीं इसमें, या थ्योरेटिकली ये बहुत सिंपल मॉडल है, कन्वीनियंस है, या इस तरह की चीज़ें, कहता है ये सिर्फ सजेस्टिव होती हैं, ये कोई फाइनल वर्ड्स नहीं होते। ठीक, फाइनल वर्ड्स जो एक्सपेरिमेंट होता है। देयर माइट आफ्टर ऑल बी अदर वेज टू डॉक्टर ऑफ एम्पेयर्स लॉ। The real confirmation of the Maxwell theory came in 1888 with Hertz experiments on electromagnetic waves। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि 1888 में हर्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे इन चीज़ों की कंफर्मेशन हुई। एक्सपेरिमेंट जो है फाइनली आपका जो है वो जो इसको करेगा कंफर्म, वरना और भी बहुत सारे लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म की थियरीज मैक्स तो इसकी साइंस जो है वो एम्पिरिकल है। तो अब फाइनली इस चीज़ को करने के बाद मैक्सवेल इक्वेशंस जो हमारी बन गई हैं वो आप देख लो। ये डाइवर्जेंस ऑफ ई रोबो एप्सिलॉन आर, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो, कर्ल ऑफ ई माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, और कर्ल ऑफ पी जो है वो माइनस पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। तो इस हद तक तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस बन गई। और इसके साथ एक और चीज़ है वो है टुगेदर विद द फोर्स लॉ एफ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस पी। तो ये लॉरेंस फोर्स लॉ प्लस मैक्सवेल इक्वेशन, ये दो सेट जो हैं ये क्या करते हैं, दे समराइज द इंटायर थ्योरेटिकल कंटेंट ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का तमाम कंटेंट जो है वो बस ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें बज़ाहिर तो मैं ये बात कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। स्टिल आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो है कोई सिमेट्री एग्जिस्ट करती नज़र नहीं आती, इस वजह से कि यहाँ मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स है चार्ज एंड स्टेट, तो यहाँ मैग्नेटिक होनी चाहिए।
यहाँ पे अगर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक करंट भी होनी चाहिए। फिर ये इक्वेशन बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक मतलब आप सिमेट्रिकल सिचुएशन के तौर पे आप कह सकते हो कि एग्जिस्ट करती है। लेकिन स्टिल जो है इसके अंदर बन सकती है सिमेट्री, और वो बन सकती है इन सोर्स फ्री सिचुएशन में, ठीक है। यानी वैक्यूम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे जे ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाए तो फिर इसमें बनती है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी भी ज़ीरो हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ बी भी ज़ीरो हो गया, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जी म्यू नॉट जे भी ज़ीरो हो गया। तो फिर इसके अंदर एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसमें आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ताल्लुक जो है वो एग्जिस्ट करता है कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग फिनोमिना नहीं हैं, इनको अलग अलग आप ट्रीट नहीं कर सकते इन जनरल जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं बात करूँगा आगे चल के भी इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में करंट जो सिचुएशन है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड सिचुएशन में, अगर सोर्सेज आप हटा दें तो इनमें एक ड्यूअलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। आगे ड्यूल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप पढ़ोगे, इसकी बहुत आगे इम्प्लीकेशन है फंडामेंटल फिजिक्स के लेवल पे। अच्छा, तो एक और चीज़ है इसमें, हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात नहीं की। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो अब इसका इंटीग्रल पार्ट है मैक्सवेल इक्वेशंस का, और वो मेरा ख्याल है इस फोर्थ इक्वेशन में आपने, जैसे कि हमने फिक्स उसको इस तरीके से किया, इसके अंदर मौजूद है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या आपको डाइवर्जेंस ऑफ जे चाहिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ इस पूरी इक्वेशन का डाइवर्जेंस ले लो आप। डाइवर्जेंस ऑफ जे यहाँ पे आ जाएगा, इसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा, इसका डाइवर्जेंस फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके आप देख सकते हैं पार्शियल रो बाय पार्शियल टी बन जाएगा। तो ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। एक लिहाज से कंटिन्यूटी इक्वेशन के इक्वलेंट मतलब इसके अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन मौजूद है, ठीक, ये बात कर सकते हैं। तो इवन द कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द डाइवर्जेंस टू नंबर 4 जो है, तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन पे आप ये कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ये इंटरनेट से एक इमेज जो है वो निकाली है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये थी मैक्सवेल इक्वेशन जो ओरिजिनल फॉर्म में थी। तो इनको देखें तो चक्कर ही आ जाएंगे, पता नहीं वाकई ये गाजिस लॉ है भी कि नहीं, और ये फैराडे लॉ, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, और ये कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज और इस तरीके से, और करंटली हम जो देख रहे हैं वो ये है। तो ये जो है ये सारी है प्रेजेंटेशन, किस तरह ये वेक्टर एनालिसिस जो है वेक्टर अलजेब्रा, इससे आप चीज़ों को कम्पैक्ट लिख सकते हो। आगे चल के आप देखोगे कि इसको और ज़्यादा हम कम्पैक्ट फॉर्म में सिर्फ एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे टेंसर नोटेशन से। जब मैं रिलेटिविटी का पोर्शन आपको कराऊंगा, बताऊंगा कि रिलेटिविटी जो है वो इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, जो कि आइंस्टाइन ने जो है इसको पहचान लिया। तो नेचुरल लैंग्वेज इनकी जो है वो फिर वो लॉरेंस इंडिसेस के साथ जो है वो बनेगी, जिसमें ये वो और ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म जो है वो ले लेगी, ठीक है। जस्ट वन इक्वेशन जो है इसकी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रेक कर लेता हूँ, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं वापस पे। तो मैक्सवेल इक्वेशन तैयार हो गई। इसके बाद ग्रिफिथ जो है, अच्छा जी, मोहम्मद सफ़ी स्पेशल कंट्रोल लाओ। तो मोहम्मद सफ़ी क्वेश्चन करना चाह रहे हो आप? नहीं सर, वो गलती से दब गया, सॉरी। अच्छा चलो सही है। अच्छा ठीक है, तो अब जो है इसी इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशन को ग्रिफिथ कहता है थोड़ा सा रीऑर्डरिंग करके लिख लिया जाए, तो वो आगे चल के ज़्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल होगा। तो क्या रीऑर्डरिंग है? इट इज़ लॉजिकली प्रेफरेबल टू राइट मैक्सवेल इक्वेशंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड्स E and B on the left hand side and the sources rho and J ऑन द राइट हैंड साइड। बस इतना काम किया इसने। इसको रीरेंज के लिए डाइवर्जेंस ऑफ पी, ये डाइवर्जेंस ऑफ पी दिस, ये पहले भी ऐसे ही थी। कर्ल ऑफ पी प्लस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी को एक साइड पे कर लिया, राइट साइड पे जीरो। कर्ल ऑफ पी माइनस
पार्शियल ई बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो इसको जस्ट ये अरेंज कर लिया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अगर आप इसको देखो तो इसमें ये चीज़ आपको पता चलती है कि दिस नोटेशन एम्फसाइजेज दैट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर अल्टीमेटली एट्रीब्यूटेबल टू द चेंजेस टू द चार्जेस एंड करंट्स। तो चार्जेस एंड करंट यानी सोर्सेज के साथ जो है उनका ताल्लुक है कि चार्जेस हैं वहाँ पे पड़े हुए, करंट्स हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये बिहेवियर आप देखोगे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, उनमें कर्ल या डाइवर्जेंस जो भी आ रहा है। मैक्सवेल इक्वेशंस टेल यू हाउ चार्जेस प्रोड्यूस फील्ड्स, ठीक है। चार्जेस यानी सोर्सेज जो है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और जो आपका लॉरेंस फोर्स लॉ है, ठीक है, टेल यू हाउ फील्ड्स इफेक्ट चार्जेस। तो ये फील्ड जो है चार्जेस को कैसे इफेक्ट करता है, उसके लिए आपका ये लॉरेंस फोर्स लॉ है। तो दोनों का मकसद आपको समझ आ गया कि आपके पास सोर्स है चार्जेस करंट की फॉर्म में, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया तो वो किस तरीके से किसी भी चार्ज को बताते हैं कि उसने कैसे चलना है, ठीक है, कैसे दौड़ना है उसने। तो वो यही आपको बताएगा कि फोर्स लॉ क्या है, ठीक है, किसी फील्ड के अंदर इफेक्ट पे चार्जेस कैसे मूव करेंगे वो, और ये फील्ड कैसे प्रोड्यूस होंगी वो मैक्सवेल इक्वेशन। तो दोनों का रोल आपको समझ आ गया लॉरेंस फोर्स लॉ का और इसका। तो ये एक प्रॉब्लम है 7.34 जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये आपसे कह रहा है कि आप देखो कि क्या मैक्सवेल इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, और रो मतलब सेटिस्फाई शो दैट दिस, ठीक है, और मैक्सवेल एंड डिटरमाइन रो एंड जे, और रो और जे जो फाइंड करो। तो ये आप देख लो, अगर आप लोग इसको कर सकते हो आसानी से, बस अदरवाइज कोई इतना ज़्यादा इसकी वो नहीं है। देख लो आप इसको, जो डिस्क्राइब द फिजिकल सिचुएशन दैट गिव्स राइज टू दिस फील्ड। हाँ ये आप कर सकते हो, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको इसमें करने में। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है और उसका डाइवर्जेंस तो कर लेना है आपने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है। अब वो जो बात की थी मैंने कि अगर मैग्नेटिक चार्जेस भी एग्जिस्ट करें तो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन कैसी नज़र आएगी, तो उस को भी आप देख सकते हो। अगर मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमें रो के नीचे ई और एम लिखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये मैग्नेटिक चार्ज है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो म्यू नॉट रो एम बनेगा। इसी तरीके से कर्ल ऑफ ई जो है वो माइनस म्यू नॉट जे एम की टर्म आएगी, और माइनस पार्शियल ई बाई पार्शियल टी, और कर्ल ऑफ बी जो है म्यू नॉट जे ई, ये इलेक्ट्रिक करंट है ये, और प्लस ये वाली टर्म जो इसने मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की थी, इसको किसी स्टेज पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहता है, लेकिन मैं वो उस तरफ नहीं जाऊंगा उन चीज़ों की तरफ। इसके अलावा कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोगों की 2 बन जाएंगी, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बनेगी और एक मैग्नेटिक चार्ज की वजह से। तो अब ये जो है मैक्सवेल इक्वेशन ये मैग्नेटिक चार्जेस के साथ जो है ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि ये आपको एस्थेटिकली ज़्यादा वो करती है, अपील करती है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या सिचुएशन है कि ऐसा जो है वो नेचर, आप मैथमेटिकली चीज़ों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, फील कर रहे हैं यार ये जो थ्योरी है ये इस तरीके से ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही है, लेकिन ज़रूरी है नेचर जो है वो जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको जो है वो करे, ट्रिक करे, वो चीज़ रियलाइज़ भी हो। तो उसके और इसमें जो अगलीनेस है वो यही है कि मैग्नेटिक जो चार्जेस हैं वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, अभी तक नहीं मिले, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट देना, ये बैटरी इसकी डाउन हो गई। अच्छा, तो यही बात यहाँ पे भी नीचे ग्रिफिथ ने की हुई है। कहता है इन अ सेंस मैक्सवेल इक्वेशंस बैक फॉर मैग्नेटिक चार्ज टू एग्जिस्ट, यानी उनके अंदर जो एक सिमेट्री है, एस्थेटिकल ब्यूटी है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मैग्नेटिक चार्ज होना चाहिए, मोनोपोल्स जो है मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करने चाहिए। इट वुड फिट इन सो नाइसली, यानी बहुत जो है वो नाइस फिटिंग हो जाती है यहाँ पे। एंड येट इन स्पाइट ऑफ अ डिलीजेंट सर्च, काफ़ी इसके पीछे सर्च की गई, एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करने की कोशिश की गई। नो वन हैज़ एवर फाउंड एनी, ठीक है, किसी को भी नहीं मिला। यहाँ पे 17 इसने कुछ लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है शायद कब्रेरा जो है का मोनोपोल है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी सी स्टोरी आपको। एज फार एज वी नो रो एम इज़ 0 एवरीवेयर एंड सो इज़ जे एम। तो रो एम नहीं है, जे एम नहीं है, बी इज़ नॉट ऑन इक्वल फुटिंग विद ई।
ठीक है। तो बी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल फुटिंग पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो एक फिजिस्ट था, उसको जो है उसने काफ़ी सर्च की तो उसको जो है वो एक सिग्नल मिला था। ठीक है। तो वो सिग्नल मिला और काफ़ी उसकी पीआरएल में उसने पेपर लिखा, यहाँ पे वो शायद फुट नोट में कहीं पे हो, वो आप लोग देख लेना, कब्रेरा नाम है उसका। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है और भी एक्सपेरिमेंट सेटअप हुए और किसी को भी जो है वो नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो आप लोग जो है उसको थोड़ा मैग्नेटिक मोनोपोल के मुतालिक जो है वो जोक की टर्म में कहते हैं कि सिर्फ एक ही मोनोपोल मिला था और वो था कब्रेरा मोनोपोल। ठीक है, कब्रेरा का मोनोपोल। तो वो आप देख लेना हिस्टोरिकली जो है कब्रेरा का जो एक्सपेरिमेंट, और उससे काफ़ी मेरे ख्याल फंडिंग वगैरह भी जो थी उसकी, फिर उसके बाद जब उसने ये क्लेम किया कि मुझे इवेंट मिला है और काफ़ी जो है ना, तो उसके बाद उसके काफ़ी जो है वो फंड्स वगैरह मिले, पीआरएल में पेपर लिखा उसने और फंड्स वगैरह मिले उसे लैब को, लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो जब तक के दो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट जो है वो उस चीज़ को कंफर्म नहीं करते तो उसको आप बात को नहीं मान सकते। साइंस का ये होता है कि बस एक शख्स कह दे तो कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे ये चीज़ मिल गई, बाकी लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखें और मिलती या नहीं मिलती। ठीक है। बात सिचुएशन ऐसी होती है कि एक्सपेरिमेंट इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने मुश्किल होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा उसको मतलब नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से दो कर सकते हो आप, जैसा कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स का था। ग्रेविटेशनल वेव्स का जो है दो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट जो थे यूएसए में, उन्होंने सेम टाइम में वो सिग्नल जो है उन्हें मिला। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इस चीज़ को फ़ौरन इस्टेब्लिश कर लिया कि ये बाकी जो है ग्रेविटेशनल वेव्स का सिग्नल है जो ब्लैक होल्स की मर्जिंग से आ रहा है, और फिर नोबेल प्राइज़ जो अगले साल फ़ौरन से दे दिया उन्होंने। ठीक है। क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट जो है वो उसको कर लिया। इसके बाद भी जो है 6-6 माह के बाद या कुछ माह के बाद उनको दोबारा सिग्नल भी मिले। तो ये ज़रूरी है कि डिपेंडेंट उस चीज़ को चेक किया जाए, तो एक शख्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते। तो इसको जो है वो इस तरह भी कहता है, खबर वाहिद जो है वो जन्नी होती है। खबर वाहिद जो है, एक शख्स आपको कोई आके बात बताता है तो उसमें जो है वो शक की गुंजाइश होती है। तो एक से ज़्यादा जब बताएंगे आपको कि हाँ भी आज हमने जो है चांद देख लिया, एक शख्स आके आपको कह दे ईद का चांद नज़र आ गया, ठीक है, और बाकी किसी को नज़र नहीं आया, तो फिर उसमें जो है वो शक वाली चीज़ मौजूद हो जाती है। ठीक है। जब एक बड़ी तादाद में लोग देख लें वो चीज़, तो फिर उसमें कमी आती है। तो वो वाली सिचुएशन है सारी जो है, इसके पीछे एक नेचुरल हमारी जो है वो आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग है कि किस चीज़ पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसको आप साइंटिफिक मेथड कह लो या कुछ भी। अच्छा, इसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि आप लोग देख लो इसको। अज्यूमिंग दैट कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक चार्जेस जो है, मैग्नेटिक चार्जेस के लिए कूलम लॉ अगर ऐसा हो, वर्क आउट द फोर्स लॉ फॉर अ मोनोपोल। ठीक है। मोनोपोल क्यू एम के लिए आप फोर्स लॉ बनाएं। मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ई एंड पी। ठीक। तो फिर अब मोनोपोल के लिए, मैग्नेटिक मोनोपोल के लिए आपने लॉरेंस फोर्स लॉ जो है बनाना है। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी है, तो इसके लिए क्या बनेगा अगर फोर्स जो है इसकी इस तरीके की हो। ठीक है। फॉर इंटरेस्टिंग कमेंट्री सी दिस, तो ये आप लोग ना ये पेपर पढ़ा करो। अमेरिका जनरल फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे पेपर आते हैं जो कि टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स जो है वो लोग कर करके डालते हैं। ठीक है। इवन आप लोग भी इसमें कोई नई चीज़ जो सी है टेक्स्ट बुक लेवल प्रॉब्लम्स में कर सकते हो, या इससे भी आगे, तो आप लोग इस जर्नल में पब्लिश कर सकते हो, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स। इसे आप कर लो गूगल में, मेरा ख्याल सब्सक्रिप्शन है हमारे यूनिवर्सिटी की यहाँ पे किसी के थ्रू, या तो आप लोग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आदत डालो आप लोग इसको, जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। हाँ, ये है वो नाम, मुझे इसका पूरा भूल गया, बी से क्या है, कब्रेरा। ठीक है। कब्रेरा फिजिकल लैबोरेटरी, तो ये है, इसने जो है इसको मिला था। सपोज अ मैग्नेटिक मोनोपोल क्यूएम पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस लेस लूप ऑफ वायर विद सेल्फ इंडक्टेंस एल, what current is induced in the loop. This is one of the method used to search for monopoles in the lab. See Cabrera PRL। ठीक है। तो किस तरीके से मोनोपोल देखे जाते हैं इसका आइडिया होगा अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मोनोपोल की कहानी बस यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये आगे तक चलती है। ग्रैंड यूनिफाइड थेरीज जो है मैंने आपको बताया था, जो आप में से कुछ लोग जो है वो हो सकता है डॉक्टर जमील से कोर्स पढ़ रहे होंगे क्वांटम फील्ड थेरी का, उस
उसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ोगे, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर और भी होती हैं इसके साथ। तो स्टैंडर्ड मॉडल बनता है जिसमें आप वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स को डिस्क्राइब करते हो। फिर स्टैंडर्ड मॉडल में इश्यूज हैं जिसके लिए हम मतलब इसमें मतलब काइंड ऑफ यूनिफिकेशन हो जाती है वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। फिर इसको अगर आप स्ट्रांग के साथ भी, स्ट्रांग फोर्स के साथ भी यूनिफाई करना चाहते हो तो आप जो है उसमें ग्रैंड यूनिफिकेशन मॉडल्स जो हैं वो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। ग्रैंड यूनिफाइड मॉडल्स जो हैं वो बेस्ड ऑन सिंपल गेज ग्रुप जो है वो नेचुरली प्रेडिक्ट करते हैं। ये मोनोपोल 2 का थ्योरम है मोनोपोल्स, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं। और फिर इन मोनोपोल्स की वजह से और इश्यूज भी आते हैं, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के मसले आते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये डेंसिटी पे बाउंड है एक्सपेरिमेंटल, तो वो क्योंकि अभी तक ये नज़र नहीं आए, तो फिर इनको डाइल्यूट करना, इनकी डेंसिटी को कम करना, उसके लिए अर्ली यूनिवर्स में इन्फ्लेशन कॉस्मोलॉजी जो है वो एक प्रपोजल है कि इतनी ह्यूज किस्म की एक्सपेंशन हुई कि इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई, इतनी कम हो गई कि ऑब्जर्वेबल इफेक्ट से बहुत दूर होगी। ठीक है, जो लिमिट है ऑब्जर्वेबल। तो ये मेरी फील्ड भी है इन्फ्लेशन कॉस्मोलॉजी। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों से भी बता दूं कि ये अभी करंट फंडामेंटल लेवल पे ये चीज़ें जो हैं लाइव हैं। ये नहीं है कि बस ख़त्म हो गया ये, और इसका ताल्लुक सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक। अच्छा, इसके बाद ये एक और है, इसको भी देख लो आप। ठीक है, familiar demonstration of superconductivity is the levitation of a magnet over a piece of superconducting material। superconducting material के ऊपर आप एक मैग्नेट जो है किस तरीके से उसको हवा में मुअल्लक कर सकते हो, लेविटेट कर सकते हो। दिस फिनोमिना कैन बी एनालाइज। ये बड़े मज़े के प्रॉब्लम है, और ये उन कंसेप्ट पे बेस है जो में हम लोग प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करते आए। दिस फिनोमिना कैन बी एनालाइज यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस। एक मैग्नेटिक पोल आपने रख दिया कंडक्टिंग सरफेस पे, तो आपको पता है उसकी इमेज जो है नीचे बन जाएगी। ठीक है, इस लाइक के आपने करंट जो है वो रख दिया अगर ऊपर, तो करंट जो है चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर उसकी इमेज आप चार्ज को अपोजिट करके और करंट का बना सकते हो कि किस तरह डायपोल बनेगा, मैग्नेटिक डायपोल बनेगा। और फिर दो मैग्नेटिक डायपोल के दरमियान जो चीज़ें ये कहेगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट वुड विच वे शुड द इमेज डायपोल पॉइंट, उसकी जो सी है वो डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स उस पर निकालनी होगी वो निकाल सकते हो। और फिर से जो सरफेस है उस पर अगर आपने करंट निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो। तो कि सर किस किस्म की सरफेस करंट्स जो हैं वो उस कंडक्टिंग मटेरियल पे आएगी। तो इसको ट्राई करके देखो, उसमें मुश्किल पेश आती है फिर आप लोग मुझे बता दिया करो कि ये क्वेश्चन जो है ये हमने देखा है, इसकी हमें समझ नहीं लग रही या इसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो वो फिर हम इसी मतलब लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम जो है कि नहीं। अच्छा, इफ अ मैग्नेटिक डायपोल लेविटेटिंग अबव एन इनफिनाइट सुपरकंडक्टिंग प्लेन इज फ्री टू रोटेट। अब यहाँ पे वो मेरा ख्याल उसकी रोटेशन से मुतल्लिक क्वेश्चन है कि अगर रोटेट कर सकता है तो फिर वो किस डायरेक्शन में होगा। तो वहीं पे वही चीज़ है, फिर आप एक इमेज जो है वो डायपोल रख लोगे और ये रख लोगे, और फिर इनकी ओरिएंटेशन, ये पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, इसमें वो स्टेबल कन्फिगरेशन होती है। वट ओरिएंटेशन विल इट अडॉप्ट एंड हाउ हाई अबव द सरफेस विल इट फ्लोट जो है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अ परफेक्टली कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल of radius a rotates about the z axis with angular velocity omega in a uniform magnetic field. Calculate the EMF developed between normal। ये EMF से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर है जिसमें दो कॉइल्स होती हैं, इनके ऊपर टर्निंग्स होती हैं, एक में N1 है एक में N2 है, और इसमें EMF के दरमियान, इन दोनों के EMF के दरमियान ये रिलेशन होता है। ठीक है, E2/E1, N2/N1। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन कहलाती है। ये आप लोग FSC लेवल पे भी होती है, BSc लेवल पे भी ये इक्वेशन। तो ये आपने ड्राइव करना है इस प्रॉब्लम में। इससे आप जो है वो टर्न्स जो हैं वो टर्निंग्स जो हैं जो कॉइल्स पे लगी होती हैं उसकी तादाद को चेंज करके आप यहाँ पे पोटेंशियल को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, पोटेंशियल को कम कर सकते हो। ये चीज़ हमारी यूज़ होती है ट्रांसफार्मर्स वगैरह में। ठीक है, अगर हमने जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह कम से कम लॉस के साथ लेके जानी है, तो उसमें ये हाई वोल्टेज चाहिए होती है ट्रांसफ़र के लिए। और फिर आपको अपने घर में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे लो वोल्टेज पे चीज़ें चलती हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करना होता है। तो ये एक यूज़फुल यानी कि ताल्लुक़ है इसका काफ़ी आपकी डेली लाइफ के साथ। इसके बाद आखिरी जो है ये थोड़ा सा थियोरेटिकली
मोटिवेटेड है, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक चार्जेस दोनों कंसिडर करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक सिमेट्री, एक ताल्लुक एग्जिस्ट करता है। उस ताल्लुक को जो हम डिस्क्राइब करते हैं बाय ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से एक ही क्या कहते हैं उसे तस्वीर के दो रुख हैं, यानी इस तरह आप कह सकते हो उनको। तो ये आपको ये बताती है ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इट्स लाइक कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको रोटेट कर दिया बाय एंगल जो है वो अल्फा इन सम ई बी स्पेस के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी उसने इस तरीके से किया, मैग्नेटिक चार्जेस को भी किया। तो आप ये देखो इसको चेक करके कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हो तो आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशंस जो हमने मैग्नेटिक चार्जेस के साथ लिखी है वो क्या इन्वेरिएंट रहती है कि नहीं रहती। ठीक है, तो ये करना है। और उसके बाद आपने फोर्स लॉ जो है वो भी करना है। यहाँ फोर्स लॉ आप देख लो ये। तो यहाँ ऊपर एक प्रॉब्लम था जिसमें आपने फोर्स लॉ, लॉरेंस फोर्स लॉ निकालना था मैग्नेटिक चार्ज के लिए। तो यहाँ पे आपको एक तरह से उसने आंसर भी शायद दे दिया है कि बी माइनस 1/c के बी क्रॉस ई। तो आपका आंसर ये आना चाहिए, और वो आपने निकालना कैसे वो आप पे है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं इसके मैक्सवेल इक्वेशंस के, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इज आल्सो इन्वेरिएंट इन द ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो अगर मैग्नेटिक चार्जेस, मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर फोर्स टर्म्स ना हो, मैग्नेटिक चार्ज भी ना हो और इलेक्ट्रिक चार्ज भी ना हो, तो इसके अंदर वाकई एग्जिस्ट करती है रियलिस्टिक सेंस में। तो ये वाला पार्ट अगर आप ज़ीरो कर दो तो आप यहाँ से वो भी केस, उस केस को भी आप इसमें देखने की कोशिश करो कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज भी ख़त्म हो जाए, मैग्नेटिक चार्ज भी ख़त्म हो जाए, तो ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस किस्म की है इन जनरल जो है। ठीक है, तो वो वाला हिस्सा भी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। तो इधर आके हम एक दोबारा से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं स्टूडेंट कोई अगर क्वेश्चन करना चाहता है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? यहाँ पे सारा जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स है, अंडरस्टैंडिंग है। आज का लेक्चर ज़्यादा जो है वो इसी तरीके से होगा कि आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मैं चीज़ें जो है बताऊँगा ज़्यादा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह जो उससे रेलेवेंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोग मैक्सवेल इक्वेशंस देख लिया आपने कि उसमें जो एक टर्म थी मैक्सवेल ने किस तरीके से एम्पेयर्स लॉ को फिक्स किया कर्ल और डाइवर्जेंस की सेंस में। फिर मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि वो इस वजह से जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन उसका पार्ट बन गई। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो वहीं से आ सकती है, और फिर आपको लॉरेंस फोर्स लॉ चाहिए, बस मैक्सवेल इक्वेशन प्लस लॉरेंस फोर्स लॉ जो है। फिर इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एस्थेटिक सेंस देख सकते हो कि मज़ीद इसको जो है वो ज़्यादा लिखा जा सकता है। इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल फुटिंग पर ट्रीट करते हुए, तो आपको मैग्नेटिक मोनोपोल्स चाहिए, मैग्नेटिक चार्जेस, मैग्नेटिक करंट्स होनी चाहिए। फिर ये बिल्कुल इसके अंदर एक सिमेट्री आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस सिमेट्री को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक चार्जेस ना एग्जिस्ट करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस ना एग्जिस्ट करें, स्टिल जो है इसके अंदर यानी कि सोर्स फ्री जो है मैक्सवेल इक्वेशन में भी ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्यूअलिटी मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमने जो है वो कंसिडर की यहाँ पे। अब इसी चीज़ को अब आगे लेके चलेंगे। अब मैं कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो डिस्कस करूँगा। कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो आप लोग देख लो कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नेचुरली जो पहला कंजर्वेशन लॉ आप चाहोगे बताना वो होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो रेलेवेंट बनता है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसके अलावा आपके पास मैकेनिक्स का कोर्स आपने पढ़ा है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन जो है, ठीक है, और जो है एनर्जी कंजर्वेशन होती है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है। ठीक है, तो अब जो मैं चीज़ें आगे डिस्कस करूँगा उसमें ये कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो आप लोग देखोगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये कंजर्वेशन लॉ जो है किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसमें से एक लॉ तो तकरीबन हम लोग देख चुके हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो उसका ताल्लुक कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ है। ठीक है, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है कि चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, डेंसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो यकीनन चार्जेस जो हैं
किसी अगर आप इमेजिनरी जो है सरफेस के अंदर चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब है वो चार्जेस उस सरफेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई करंट है, करंट की डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ चेंज है करंट डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर वो सरफेस को नहीं छोड़ रहे देन पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इक्वल टू जीरो और डी क्यू बाई डी टी जो है वो जीरो हो जाएगा, चार्ज जो है फिर उस सरफेस के अंदर कंजर्व रहेगा। या अपनी बाउंड्री जो है वो आप इतनी बड़ी कर लेते हैं इन्फिनाइट कि जो कुछ भी है वो आपके यूनिवर्स के अंदर है, तो फिर जो है चार्ज जो है वो टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाती है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यही सिचुएशन के साथ हम एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एनर्जी कैरी करते हैं, उनकी एनर्जी डेंसिटी हमने बाकायदा निकाली भी थी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का वो किस तरीके से चलेगा, और इसी तरीके से जो है फिर एनर्जी के साथ ताल्लुक मोमेंटम का भी है, एनर्जी मोमेंटम का वो आप देखोगे, और फिर हम आखिर में एंगुलर मोमेंटम का देखेंगे। तो चलते हैं अब कंजर्वेशन लॉज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन चार्ज की कंजर्वेशन की बात होनी चाहिए, वो मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को। अब मैं जो बात करूँगा वो एनर्जी की बात करूँगा, एनर्जी कंजर्वेशन की। तो द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इज दिस। हमें पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में ये चीज़ें देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है वो है 1/2 1/μ0 बी स्क्वायर। इन दोनों को मिला के आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो ये है, और एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम में आप ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी बन जाती है, इसको इंटीग्रेट कर लो वॉल्यूम पे तो ये एनर्जी बन जाती है। तो ये जो टर्म लिखी हुई है एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम पे आप इंटीग्रेट करते हो तो ये बन जाती है एनर्जी, और इसका ताल्लुक वर्क से भी है, वर्क डन वगैरह से हमने इसको किया था। लेट अस रीड्राइव। तो ग्रिफिथ कहता है कि इसको मैं दोबारा से रीड्राइव करना चाहता हूँ इस एक्सप्रेशन को, इसको दोबारा से हम निकालते हैं मोर जनरली जो है। पहले हम इसको ड्राइव करते रहे जिस तरीके से, इसको एक और तरीके से वो ड्राइव करना चाह रहा है नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो साथ साथ वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का क्या स्टेटस होगा, क्या वो फॉर्म लेती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो आपको पता चल जाएगा, साथ साथ ये एक्सप्रेशन भी बन जाएगा। तो इसके लिए जो है हम चलते हैं आगे। तो कहता है सपोज वी हैव सम चार्ज एंड करंट configuration which at time t produces fields E and B. In the next instant delta t the charges move around a bit, ठीक है। तो डी टी टाइम के अंदर चार्जेस जो मूव करते हैं, क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डी डब्ल्यू इज डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज चार्जेस इन द इंटरवल डी टी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कितना काम कर रही हैं इस डी टी टाइम में चार्जेस पे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स लॉ द वर्क डन ऑन चार्ज क्यू इज दिस। तो एफ डॉट डी एल ये वर्क डन है आपका, और डी टी डिस्टेंस डी टी टाइम में टाइम इंटरवल में डी एल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है इस चार्ज ने, और फोर्स जो है वो आपकी लॉरेंट फोर्स है क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, और डी एल को आपने लिख लिया बी टी टी, ठीक है, बाय डेफिनेशन। और इसके अंदर फिर अब आप देख लो कि बी क्रॉस बी डॉट बी जो है, क्योंकि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है ये, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, इसके अंदर दो वेक्टर सेम होंगे तो ये ज़ीरो हो जाता है। ये टर्म ज़ीरो हो गई, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट रह गया क्यू ई डॉट बी डी टी। और यहाँ पे अब चार्ज जो है इसको आप चार्ज डेंसिटी बना सकते हो रो डी टाउ करके, तो ये रो डी टाउ हो गया। और इसके अलावा क्या किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्यू को रो डी टाउ लिखा है, और फिर रो को वी के साथ मिला लिया मैंने। रो को जब आप वी के साथ मिला लेते हो तो ये बन जाता है जे करंट डेंसिटी जो है, और डी टाउ डी टी को हमने अलग कर दिया। अब ये डी टी जो है आप ये डी डब्ल्यू के नीचे लेके आओ तो ये पावर या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क जो है वो बन जाता है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी जो है वो बन गया ई डॉट जे और वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो एविडेंटली ई डॉट जे
इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, विच इज़ टू से द पावर डिलीवर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को नीचे डिवाइड कर लें तो ये पावर बन गया, पावर पर यूनिट वॉल्यूम जो है E.J है। वी कैन एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फील्ड्स ओनली। तो अब हम चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यूजिंग द एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ टू एलिमिनेट जे। तो जे जो है वो आप मैक्सवेल ने जो फिक्स की थी एम्पेयर्स लॉ को, वहाँ से आप वो वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। उसमें आपने देखा उसमें कर्ल ऑफ पी और पार्शियल ई बाई पार्शियल टी था। तो कर्ल ऑफ पी और पार्शियल ई बाई पार्शियल टी आप यहाँ पुट कर देते हो जे की जगह, तो ई डॉट कर्ल ऑफ पी ई डॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद वो कहता है कि हम कुछ प्रोडक्ट रूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। और वो क्या है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस पी है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि पी डॉट कर्ल ऑफ पी और माइनस ई डॉट कर्ल ऑफ पी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके बाद आप इनवोकिंग फैराडेस लॉ में कर्ल ऑफ ई की वैल्यू जो है माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी है, ये पुट कर लो तो ये चीज़ बन जाती है। और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिख दी और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो चीज़ आप यहाँ पुट कर सकते हो ई डॉट जे के अंदर, ई डॉट जे में पुट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है कि बी डॉट पार्शियल बी बाई टी जो है इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर क्या है, बी डॉट बी है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप देखोगे 2 टाइम्स आ जाएगा ये बी डॉट पार्शियल बी बाई टी और बी हाफ का फैक्टर उसको बैलेंस कर देगा। इसी तरीके से ई डॉट पार्शियल ई बाई टी जो है इसको टाइम डेरिवेटिव ई स्क्वायर का लिखा जा सकता है। अब ये दो चीज़ें अगर आपने लिख ली तो यहाँ पे ये पुट कर सकते हो और ऊपर जो है आप देखो यहाँ पे ई डॉट पार्शियल ई बाई टी इसकी जगह ये पुट कर सकते हो। तो अब ये दो वैल्यूज़ आप पुट कर लो और ये डाइवर्जेंस ऑफ पी भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ई क्रॉस पी जो है तो आपका फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गया। ई डॉट जे जो है उसके अंदर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई जो कि एनर्जी डेंसिटी ए है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली, और इसमें ये एक डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस पी आ गया। अब ये सारी जो है आप इधर पुट कर लो इस फार्मूले में जो हमने पावर का फार्मूला बनाया था पार्शियल, ये आपके पास जो चीज़ बन गई वो ये बन जाएगी। ठीक है। आखिर में ये पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी जो है वो बराबर है टाइम डेरिवेटिव और इस चीज़ का और माइनस जो है ये। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे आपने वॉल्यूम इंटीग्रल लेना था। वॉल्यूम इंटीग्रल जब आप लेते हो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर का तो यहाँ पे आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हो। डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो ये बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये सरफेस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बाउंड्री ऑफ दिस वॉल्यूम। सो वेयर एज इज द सरफेस बाउंडिंग पी वॉल्यूम। ठीक है। तो ये जो चीज़ बन गई आपकी, इसको ये कहता है कि दिस इज़ द पॉइंटिक जो है पार्टिक्स थ्योरम। ठीक है। इट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम है ये। ठीक है। ये वर्क हो गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क जो है वो इसके बराबर होता है। The first integral on the right is the total energy stored in the fields U electromagnetic। ठीक है। तो ये जो है ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड है और किस तरीके से वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। द सेकंड टर्म एविडेंटली, अगर एनर्जी जो है वो ये टाइम के साथ चेंज हो रही है इसका मतलब कि एनर्जी का फ्लो जो है, अगर किसी वॉल्यूम में एनर्जी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही है उस वॉल्यूम को छोड़ के, तो वो कहीं ना कहीं सरफेस से होके निकल रही है। तो ये जो चीज़ ये क्वांटिटी ये वो चीज़ बता रही है आपको कि यहाँ पे एनर्जी जो है किसी सरफेस में से निकल रही है। तो एनर्जी का फ्लक्स कह सकते हो आप उसको या इस तरह का नाम दे सकते हो। द सेकंड टर्म एविडेंटली रिप्रेजेंट द रेट एट विच द एनर्जी इज कैरिड आउट ऑफ फील्ड across its boundary surface by the electromagnetic fields. Quantic theorem says that then the work done on the charges by the electromagnetic force is equal to the decrease in the energy stored in the field less than the energy that flowed out through the surface। ठीक है। तो इसको भी आप कोई नाम दे सकते हो कि क्या क्वांटिटी है जो एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस में से आउटसाइड जा रहा है या इनसाइड।
तो इसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर जो है, ठीक है। द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड्स इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर है ये। एस जो है 1/μ0 E क्रॉस पी। स्पेसिफिकली एस डॉट डी ए इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग द इन्फिनिटेसिमल सरफेस डी ए। इसको आप एनर्जी फ्लक्स भी कह सकते हो इफ़ यू लाइक। सो एस इज़ द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है। तो अब आपके पास जो फाइनल शक्ल है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव प्लस इसमें एस डॉट डी ए जो है ये आ जाता है, ठीक है। तो एक लिहाज से यहाँ पे मैं देखूँ, हाँ ठीक है, सही है। तो ये फॉर्म भी लिखी जा सकती है। अब यहाँ जो वर्क डन है ये क्या करता है, ये इसका ताल्लुक जो है किसी न किसी मैकेनिकल एनर्जी के साथ ताल्लुक है इसका। ऑफ कोर्स द वर्क डब्ल्यू डन ऑन द चार्जेस विल इंक्रीज देयर मैकेनिकल एनर्जी जो है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, जो आपकी मैकेनिक्स के साथ ताल्लुक बनेगा वो इस साइड से बनेगा। और इफ़ वी लेट यू मैकेनिकल डिनोट्स द मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी, अगर हम यू मैकेनिकल को कहें कि मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी है जो उसका ताल्लुक उसकी मोशन के साथ है कि वो मोशन कैसे मूव कर रहा है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। तो सो दैट फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी जो है इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। यू मैकेनिकल ये मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के साथ कट के और ये रेट ऑफ चेंज बन जाता है। तो फिर जो है आप क्या कर सकते हो, और कोर सिंबल हम डिफाइन कर लेते हैं, यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड्स। तो यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉल यू जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी डेंसिटी को, कैपिटल यू रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को। तो यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो आपके पास ऊपर पॉइंटिंग थ्योरम है उसको आप इस तरह लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि ये वाली टर्म जो है आप अब इधर लेके आ सकते हो, इसको यहाँ पे करने के बजाय जो है इधर देख लो आप वॉल्यूम वाले इंटीग्रल में, ठीक है, ये इसमें जो, तो यहाँ पे सरफेस एरिया के बजाय वॉल्यूम वाला रख लो, तो यहाँ डाइवर्जेंस आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस पी जो है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये बन जाएगी मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल सबसे हटा के आप देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ एस जो है, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आपकी बन गई। तो ये फाइनली ये एक और फॉर्म बन गई, ठीक है। ऊपर भी ये फॉर्म, ये इसकी एक और फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म का फ़ायदा क्या है, तो दिस इज़ द डिफरेंशियल वर्जन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। एक डिफरेंशियल वर्जन है, एक इंटीग्रल वर्जन है। ऊपर वाला इंटीग्रल वर्जन है, ये डिफरेंशियल वर्जन है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर इट विद द कंटिन्यूटी इक्वेशन एक्सप्रेसिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो ये है। तो जिस तरह चार्ज डेंसिटी है इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी है, जिस तरीके से करंट डेंसिटी कह लो आप उसको जो है कि करंट डेंसिटी है, उसी तरीके से यहाँ पे आपकी जो है वो एक तरीके से करंट क्या है, वो असल में चार्ज के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, उसके फ्लक्स को जो उनसे। तो यहाँ पे आपके पास वो एनर्जी डेंसिटी फ्लक्स है। तो द चार्ज डेंसिटी इज रिप्लेस्ड बाय द एनर्जी डेंसिटी मैकेनिकल, और एनर्जी डेंसिटी जो है उसमें दोनों पार्ट है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड द करंट डेंसिटी इज रिप्लेस्ड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, द लेटर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एग्जैक्टली द सेम वे दैट जे डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ चार्ज। जिस तरह जे डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ चार्ज, इसी तरीके से ये करता है। तो अब ये है, ये चार्ज कंजर्वेशन की डिफरेंशियल स्टेटमेंट है, और इसी तरीके से ये एनर्जी कंजर्वेशन की डिफरेंशियल स्टेटमेंट है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फील्ड्स, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिचुएशन ये बन जाती है। तो इसमें किस तरीके से जो है वो, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी जो है वो फील्ड भी कैरी करती है, इसलिए ये थोड़ी सी एक डिफरेंट सी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे हम फिर एक स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे आप लोगों ने एनर्जी की स्टेटमेंट देखी, किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो चीज़ यहाँ पे होल्ड करती है। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ध्यान में आता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैंने कहा रिकॉर्डिंग पता नहीं हो भी रही कि नहीं। अच्छा, सही है। तो
अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया एनर्जी का कि एनर्जी का कंसेप्ट किस तरीके से है। और चीज़ वैसे तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए कंजर्वेशन के लिहाज से। यहाँ पे उसी तरीके की स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बाद सिचुएशन में एनर्जी जो है फ्लो भी करती है, और एनर्जी का फ्लो मुख्तलिफ सिचुएशंस के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है और जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, और सोर्स भी हो सकते हैं। अगर एनर्जी जो है वो आपकी इमेजिनरी जो सरफेस है उससे बाहर ट्रांसफ़र हो रही है, बहुत सारे वेज में हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम बहुत डिस्कस करेंगे उस हिसाब से, वरना ये चीज़ बहुत जनरल सेंस में भी ली जा सकती है इन जनरल, और मैकेनिकल सिस्टम, थर्मल सिस्टम, केमिकल और बहुत सारे जो हैं। तो खैर, अब हम एनर्जी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोमेंटम। अब मोमेंटम की कंजर्वेशन जो है वो आप लोग देखोगे, जब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो थोड़ी डायनेमिकल बन गई हैं, वो एनर्जी कैरी कर सकती हैं, तो फिर वो मोमेंटम भी कैरी कर सकती हैं। तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन की क्या सेंस होगी? एक मैकेनिकल मोमेंटम भी होगा जिसमें मैकेनिकल एनर्जी भी है। ठीक है, मोशन की वजह से आप मैकेनिकल जो है वो एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हो और मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हो। फिर मोमेंटम जो है वो भी आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। फिर कंजर्वेशन लॉ कैसे काम करेगा, तो इसको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के ज़रिए ग्रिफिथ ने स्टार्ट किया। तो हम देखते हैं वो क्या है। वो तो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन, मोमेंटम। तो ग्रिफिथ ने न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो वहाँ से स्टार्ट किया है। कोई मुझे बताएगा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या ताल्लुक है? आप में से कोई ये चीज़ बताएगा? न्यूटन का थर्ड लॉ, उसका क्या ताल्लुक है मोमेंटम कंजर्वेशन से? मोहम्मद सफ़ी। अच्छा, तो सफ़ी बताना चाहोगे आप, या और कोई बताना चाहेगा? मोमेंटम, न्यूटन का थर्ड लॉ, उसका क्या ताल्लुक है मोमेंटम कंजर्वेशन से? शायद कोई प्रॉब्लम मेरा ख्याल चल रहा है। आकिल ज़ादा, मोहम्मद इरफान, वकास तौसीफ, मोहम्मद अनीस खान, कोई और बताना चाहेगा? सर कोई आइडिया नहीं। हाँ बोलो। सर कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। हाँ बोलो। सर कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, मोहम्मद सफ़ी बोल रहे हैं ना? ठीक है। नहीं देखो सर, ये, मैं नहीं अभी मैं बोल रहा हूँ वो। अच्छा, पहले कोई और बोला था। हाँ, ठीक पहले है। अकील ज्यादा बोल रहा था सर। अकील ज़्यादा बोला था, ठीक, सही। अच्छा सर, मैं कह रहा था क्योंकि जो न्यूटन थर्ड लॉ कहती है कि फोर्स और एक्शन रिएक्शन इक्वल होती है। हाँ, ठीक, और फोर्स आती ही हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन से ही है। सही, ठीक, शाबाश, सही। तो वहां पे अगर क्योंकि जब डी पी बाई मी हम डी टी लेंगे, तो वो जो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इट मींस कि ठीक, मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है, शाबाश, सही। तो देखो, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं कि दो पार्टिकल हैं पूरी यूनिवर्स में, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और यानी उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इन दोनों का रेट ऑफ इन दोनों की फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इन दोनों का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो उन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो असल में यहाँ पे टोटल मोमेंटम का जो सम है वो यानी ज़ीरो हो रहा है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई ना कोई लिंक यहाँ पे बन रहा है। तो तो अक्सर सुनने में आता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो इन जनरल होल्ड नहीं करता या ऐसी कोई चीज़, तो उस पर जो ग्रिफिथ है थोड़ा सा
नाराज़ है इस बात को, कहता है ऐसी बात करते वक्त आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है न्यूटन का थर्ड लॉ, इट इज़ लिंक्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत ही सेक्रेट चीज़ है, उसके बारे में कोई बात करते हुए आपको काफ़ी सोचना चाहिए। तो इस टोन में जो है वो यहाँ पे उसने एग्जांपल डाल के एक मोटिवेशन प्रोवाइड की है। एक आपको एग्जांपल दिखाएगा जिसमें बज़ाहिर लगेगा आपको कि जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ होल्ड नहीं कर रहा, जिसको इसने लिंक्ड किया है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से। तो ये मोटिवेशन आप लोगों के लिए देना चाह रहा है कि किस तरीके से मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस में आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर हम देखते हैं अब कि क्या एग्जांपल दी है इसने। तो इसने एक पिक्चर ये बनाई हुई है, इसको अगर आप देखो, इस पिक्चर में एक Q1 चार्ज है जो V1 वेलोसिटी के साथ -x डायरेक्शन में जा रहा है और एक जो है वो Q2 चार्ज है जो V2 वेलोसिटी के साथ -y डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। ठीक है, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे उसकी डायरेक्शन ये होगी, और Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे उसकी डायरेक्शन ये होगी। इसके अलावा चार्ज मूव कर रहे हैं तो इनकी चार्ज की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। मैग्नेटिक फोर्स भी होगी, लेकिन आप लोगों को मैग्नेटोस्टैटिक्स के जो शुरू में ही हमने इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर था उसमें ग्रिफिथ ने वार्निंग दी थी आप लोगों को थोड़ी सी, कि जो एक पॉइंट चार्ज है वो स्टेडी करंट नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि वो स्टेडी करंट का ये होता है कि हर टाइम जो है एक टाइम यहाँ मौजूद है उसके बाद यहाँ से गायब हो गया। ठीक, तो ये जो है ये एक स्टेडी करंट नहीं बनाता। तो इससे रिलेटेड जो भी मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है सब कुछ वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। ठीक है, स्टेडी करंट मैग्नेटोस्टैटिक्स में नहीं आता। खैर, ये कहता है कि स्टिल आप जो है वो राइट हैंड रूल यूज़ करके इसकी मैग्नेटिक फोर्स और ये चीज़ें आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप देखो कि यहाँ पे Q1 जो है इसकी रफ सेंस में अगर राइट हैंड रूल से थंब को आप V1 की डायरेक्शन में बना लो कि V1 की डायरेक्शन में है, तो Q1 की मैग्नेटिक फील्ड आप बता सकते हो Q2 पे, क्योंकि ये आपका थंब हो गया और आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी इस तरीके से, कर्ल करती हुई वो जब आएंगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताएंगी वो कि इन साइड है, इनटू द पेज है V1 डायरेक्शन में अलोंग -g। ठीक है, इसी तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है Q2 की ऑन Q1 आप लोग बना सकते हो राइट हैंड रूल से। उसमें आप समझो कि ये V2 की डायरेक्शन में थंब करना है आपने, राइट हैंड का थंब V2 की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक आपकी जो फिंगर्स है कर्ल करेंगी इस तरीके से, कर्ल करती हुई यहाँ से जो है वो बाहर निकलेंगी, इस पॉइंट से बाहर निकलेंगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है Q2 की विच इज़ V2 वो पॉइंट करेगी आउट ऑफ द पेज अलोंग Z एक्सिस। तो इस तरीके से सारी कन्फिगरेशन आपको समझ आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया यहाँ पे V1 है और मोशन इसकी जो है V2, ठीक है, -y में है और ये -z में है। अब यहाँ पे आप V क्रॉस B वाला फार्मूला लगा के मैग्नेटिक फोर्स बता सकते हो। V क्रॉस B में क्या है, आप इसको जो है फिंगर्स के ज़रिए B को कर्ल करो अराउंड B1, तो आप देख सकते हो इसकी फोर्स जो बनेगी वो अलोंग x एक्सिस बनेगी मैग्नेटिक। ठीक है, तो दिस इज़ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो कि Q1 इज एक्सर्टिंग ऑन Q2। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो आप कि Q2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Z की डायरेक्शन में है और इसकी जो वेलोसिटी है Q1 की वो -x डायरेक्शन में है। अब V को आप रोटेट करो अलोंग V2 तो फिंगर्स के ज़रिए, तो थंब आपका जो है वो अलोंग y एक्सिस होगा F मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अलोंग y एक्सिस है Q1 की। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो कहता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2 इज इक्वल बट नॉट ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। ये फोर्स मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रिक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम समवेयर यहाँ पे होगा, और ये मैग्नेटिक है और ये इलेक्ट्रिक है। वैसे दोनों की लग तो रही है ये इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक है, तो इसकी है। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो है दोनों की जो है वो
सेम डायरेक्शन में लग रही है, ऑपोजिट नहीं लग रही है तो जो कुछ भी है किसी तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ जो है नहीं लगना चाहिए, जो कि बज़ाहिर लग भी रहा है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2 इज इक्वल, वो मैग्नीट्यूड उसकी इक्वल है, वो कोई शक नहीं, बट नॉट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1 इन वायलेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वो कहता है यहाँ पे बज़ाहिर जो है न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट कर रहा है। तो अक्सर बच्चों को भी आप बताते हो ये मैग्नेटिक फोर्स या न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल दे देते हैं अक्सर। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हर जगह होल्ड नहीं करता, ख़ास तौर पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होल्ड नहीं करता। तो ग्रिफिथ कहता नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो इसको मोटिवेशन के तौर पे ले रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स द थर्ड लॉ होल्ड्स। वो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है उसमें तो थर्ड लॉ होल्ड करता है, बट इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट डज नॉट। तो वो इस केस को कहता है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का केस है। जैसा मैंने बता दिया आपको, पॉइंट चार्ज में जो करंट बनती है वो स्टेडी करंट नहीं होती, इसलिए इसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के खाते में डाल दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डायनेमिक्स में वो कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो लगता है कि ये होल्ड नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में ये होल्ड करता है। तो अगर हम इंसिस्ट करें ये होल्ड करें तो फिर हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात है, वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी, बट देन हाउ ऑफन डज वन एक्चुअली यूज द थर्ड लॉ इन प्रैक्टिस। तो कहता है कि कितना हमें थर्ड लॉ की ज़रूरत पड़ती है। इसका आंसर ये है, कहता है ऑल द टाइम, कि हम हमेशा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? फॉर द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रेस्ट ऑन द कैंसिलेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेज। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है इसमें आप देखते हो कि इंटरनल फोर्सेज जो है उस की कैंसिलेशन जो है वो उस पर डिपेंड करता है रिजिड बॉडी की जो है कि मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। रिजिड बॉडी की फोर्सेस जो है सारी आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तब जो आपका जो है सारी जो फोर्स है किसी रिजिड बॉडी की वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से लिंक होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही तो टोटल मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो और ये जो है इंटरनल फोर्सेस की कैंसिलेशन ये कहाँ से फॉलो करती है, विच फॉलोज फ्रॉम द थर्ड लॉ ये थर्ड लॉ से करती है। व्हेन यू टेम्पर विद द थर्ड लॉ, अगर आप जो है वो पंगा लेते हो थर्ड लॉ से, यू आर प्लेसिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन जेओपार्डी, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर आप जो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन है उससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। एंड देयर इज़ नो प्रिंसिपल इन फिजिक्स मोर सेक्रेट दैन दैट। और ये बात सही है इसकी कि मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो ऑलवेज जो है आइसोलेटेड सिस्टम में होल्ड करता है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज रेस्क्यूड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट लॉज हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जो इस सिचुएशन में ब्रेक कर जाते नहीं कर जाते, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन इज रेस्क्यूड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय द रियलाइजेशन दैट द फील्ड्स देमसेल्फ कैरी मोमेंटम, ठीक है। अब इसने बताया कि असल में क्या है, मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व ना होने की रीज़न ये है जो हमें नज़र आ रही है कि असल में जो फील्ड्स हैं वो भी जो है मोमेंटम कैरी कर रही हैं, और वो हम यहाँ पे इन सम सेंस जो है वो टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहे। फिर उन मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है वो एक फोर्स जनरेट कर सकता है जो इस चीज़ को बैलेंस कर दे और न्यूटन का थर्ड लॉ ओके हो जाए। दिस इज़ नॉट सो सरप्राइजिंग। फील्ड्स जो हैं वो मोमेंटम कैरी करती हैं, ये चीज़ इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग अब नहीं रही, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि फील्ड्स जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। When you consider that we have already attributed energy to the fields in the case of 2-point charges, ठीक है, in above figure, whatever momentum is lost to the particles is gained by the fields। तो जो कुछ मोमेंटम लूज़ करता है वो जो है वो फील्ड्स जो है वो हाँ, जो पार्टिकल्स जो हैं अगर कोई मोमेंटम लूज़ करते हैं तो वो फील्ड्स जो है गेन करते हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं मोमेंटम और पार्टिकल्स का। वो कहते हैं आपको बताहिर लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर कंजर्व नहीं कर रही है तो आपको साथ साथ फील्ड्स का भी मोमेंटम डालना पड़ेगा। अच्छा, तो बस ये मोटिवेशन के लिए इसने ऊपर एग्जांपल दी थी। तो अब ये आगे बात करेगा कि फील्ड मोमेंटम कैसे कैरी करती हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम उसको। ओनली व्हेन द फील्ड मोमेंटम इज एडेड टू द मैकेनिकल मोमेंटम ऑफ द चार्जेस इज मोमेंटम कंजर्वेशन रिस्टोर्ड। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको दोनों मोमेंटम लेने पड़ेंगे, फील्ड का भी और मैकेनिकल मोमेंटम चार्जेस का भी। यू विल सी हाउ दिस वर्क्स आउट क्वांटिटेटिवली इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो अब ये यहाँ पे ये इसने सारी जो चीज़ की है मोमेंटम कंजर्वेशन या मोमेंटम फील्ड्स कैरी करती हैं, ये असल में लेके जाएगी आपको स्ट्रेस टेंसर की तरफ, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर जो है, ठीक है।
तो अब वो उसकी मोटिवेशन बना रहा है। हम लोग तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन इसने कोशिश की है, ग्रिफिथ ने काफ़ी जो है इस चीज़ को आपके जहनों में एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ से इंट्रोड्यूस करने की। तो लेट अस कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेस इन वॉल्यूम वी वॉल्यूम में चार्जेस पड़े हुए हैं, इन पे फोर्स जो लगेगी वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू था, इसको इसने रो डी टाउ लिख लिया। अब रो डी टाउ जो है, रो को आप ई के साथ लिख लो और रो को जब बी के साथ लिखोगे तो ये जे बन जाएगा। अब फोर्स जो है इसको डिवाइड कर लो वॉल्यूम के साथ, तो अब एक नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये छोटा एफ फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं है बल्कि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, फिर ये रो ई बन गया प्लस जे क्रॉस बी, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको इस पे सारा काम होना है, ठीक है। और आप देखोगे आगे चल के कि ये जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है इसको ये रिलेट करेगा विद स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर क्या है? टेंसर है तो इसके दो इंडिसेस होंगे, तो दो इंडिसेस कैसे इंट्रोड्यूस करेगा ये देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि फोर्स है, ये वेक्टर है, इसका एक इंडेक्स होगा, इसका एक इंडेक्स। तो देखते हैं किस तरीके से दो इंडिसेस वाली चीज़ जो है वो बनती है। तो अब वो कहता है एज बिफोर आई प्रपोज टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ फील्ड्स ओनली, फिर दोबारा मैं वही काम करना चाहता हूँ। कहता है कि मैं फील्ड्स के टर्म में इसको लिखना चाहता हूँ। इसका मतलब है जो सोर्स टर्म्स हैं, चार्ज डेंसिटी और चार्ज करंट, इसको ये मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इन टर्म्स ऑफ फील्ड लिखेगा। तो वही कर रही है। यहाँ पे रो की जगह आपने डाइवर्जेंस ऑफ ई लिख लिया और जे की जगह आपने एम्पेयर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ वाली मैक्सवेल इक्वेशन लिख ली कि जे जो है कर्ल ऑफ बी भी होता है, जे में पार्शियल ई बाय पार्शियल टी भी होता है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं, उनके हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप पहले कंसिडर करो ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी जो है वो वैसे ही पॉइंटिंग वेक्टर है, इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो एक दफ़ा टाइम डेरिवेटिव ई का आएगा, एक दफ़ा बी का, ये सिंपल स्टेप है। और फिर आप इसमें जो टाइम डेरिवेटिव बी का है उसमें फैराडेस लॉ वाली मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, पार्शियल बी बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू माइनस कर्ल ऑफ ई। ठीक है, ये यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। इसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है इसको देख लो आप, पार्शियल ई बाय पार्शियल टी क्रॉस बी यहाँ पे आ गया और ये ई क्रॉस बी वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाली जो टर्म है इसमें आपने मैक्स फैराडेस लॉ यूज़ कर लिया, कर लो ई। तो ये इसको रीअरेंज कर दिया इसने। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या चलना है? पार्शियल ई बाय पार्शियल टी क्रॉस बी आपका फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम में ये जो टर्म है, ठीक है, इसकी जगह अब आपने ये दो टर्म्स लिख लेनी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का। अच्छा, तो अब कहता है जस्ट टू मेक थिंग्स लुक मोर सिमेट्रिकल, चीज़ हमारे पास बन गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्म्स आ गई हैं, लेकिन अब इसको ये थोड़ा सा और इस पर काम करना चाहता है और इसको ऐसी फॉर्म में लिखेगा कि इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी डेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो आ जाए। पॉइंटिंग वेक्टर तो ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर भी है, वो बनाना चाह रहा है यहाँ पे ताकि एनर्जी डेंसिटी बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा आपको ये चीज़ पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो ज़ीरो होता है, तो हम एक ऐसी टर्म जो है वो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बी इनटू बी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है वो कहता है कि ये ग्रेडियंट ऑफ ई स्क्वायर यानी ई डॉट ई, ग्रेडियंट ऑफ ई डॉट ई जो है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, और हाँ, इसमें जो है ग्रेडियंट ऑफ ई, ये मीन वाइल द प्रोडक्ट रूल से जो है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से फोर जो है शायद पहले भी ये यूज़ किया हम लोगों ने, तो पता नहीं। हाँ, तो बस इसमें जो है ग्रेडियंट ऑफ ये है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और सो जो है, अच्छा, मीन वाइल द प्रोडक्ट रूल, अच्छा, ये उसमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का ग्रेडियंट है। ठीक है, तो ये आप इसका जो रूल है वो देख सकते हो ग्रिफिथ की बुक में, तो फिर उसमें ये एक्सप्रेशन आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बनाया ये। ठीक है, मैं इन चीज़ों को जो है वो टेंसर नोटेशन से भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन ये इतना चलो वो चीज़ नहीं है। इसमें फिर ई क्रॉस कर्ल क्रॉस ई जो है वो आपका ये बन जाता है। ठीक है, टेंसर नोटेशन से अगर आप इसको करते हो तो इसमें दो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, दो लेविज बीटा टेंसर आएंगे, उनको कंबाइन करोगे तो आपके पास
क्रोनेकर डेल्टा के प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी दो डॉट प्रोडक्ट्स जो बनेंगे। ये ई स्क्वायर का डॉट प्रोडक्ट बन गया और एक ये डॉट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यानी ये रूल जो है यहाँ पे टेंसर नोटेशन से आप फ़ौरन से ये चीज़ बना सकते हो। अच्छा, तो ये चीज़ बन गई और वो कहता है कि यही काम आपने करना है बी के साथ भी, ठीक है। तो बी के साथ भी आपको यहाँ बी आ गया, यहाँ बी आ गया, तो ये चीज़ और ये चीज़ आ गई। ये जब आपने दोनों चीज़ें कर ली तो फिर वो कहता है कि ये कहीं आप बी क्रॉस डेल क्रॉस बी, इसके लिए भी इस तरह का एक्सप्रेशन, और ई क्रॉस डेल क्रॉस ई, इसके लिए भी ऐसा एक्सप्रेशन आप लिख लें एफ में, तो आपके पास जो एफ का एक्सप्रेशन बन गया वो ये बन गया। अब इसमें ये देखो ई स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। ये ई स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको एनर्जी डेंसिटी दे देगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, बायर ग्रेडियंट आ गया। ई क्रॉस बी पहले से मौजूद था, अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो हैं वो आ गई हैं ये, और यहाँ पे भी आ गई हैं। तो कहता है कि स्टिल ये एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा अगली है, तो इस अगली मगली जो एक्सप्रेशन है इसको आप थोड़ा सा एक नोटेशन यूज़ कर सकते हो टेंसर की, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर की, जिससे इसको ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और वो क्या है, तो ये जो टेंसर है ये देख लो आप यहाँ पे, मैक्सवेल टेंसर टू इंडिसेस का टेंसर है। इट बिहेव्स लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, ई आई, यहाँ पे ई डॉट ई है, यानी कि ई स्क्वायर, यहाँ पे क्रोनेकर डेल्टा है, और इस तरह बी आई बी जे, और ये तो इसको याद करना भी मुश्किल नहीं है, ई आई ई जे माइनस ई स्क्वायर है, यहाँ पे आई जे है तो यहाँ क्रोनेकर डेल्टा आएगा, और हाफ का फैक्टर लगाना है आपने, ठीक है। तो आई और जे ठीक है, अगर सम कर दिया जाए तो सही है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको ये नज़र भी आ रहा है कि ये जो टेंसर है ये सिमेट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर है। तो आई इन दो को आपस में अगर आप एक्सचेंज कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आइडेंटिटी, ये जो है क्रोनेकर डेल्टा, इट्स लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स जिनको आप एक्सचेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी सिमेट्रिक है, इसी तरीके से है। तो ये सिमेट्रिक टेंसर है। तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, अगर हम सिमेट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स देखें तो वो होते हैं 3 इंटू +1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये 6 जो है कंपोनेंट इसके बन गए। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट, तो इस लिहाज से भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे ये कैसा मैक्सवेल टेंसर यूज़फुल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे जो है हमें देखते हैं इसको कितना यूज़फुल होता है, ठीक हो गया। अब ग्रिफिथ ने क्या चालाकी की है, उसने एक नोटेशन जो ऐसी इंट्रोड्यूस कराई है कि कहते हैं 2 वेक्टर हैं तो मैं क्यों ना इसके ऊपर 2 एरोस डाल दूँ। तो इसने जो है ये एक वेक्टर नोटेशन बनाने की कोशिश की है 2 एरोस के साथ, ठीक है। तो एक एरो का मतलब यूँ समझो कि ये पहले वाला वेक्टर आई वाला, और दूसरे एरो का मतलब समझ लो आप जैसे कि ये दूसरा वेक्टर जे वाला। तो अब इसका अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो, ठीक है, तो उसकी क्या सेंस होगी, तो वो थोड़ी सी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है कहाँ पे है भाई, ये आ गया डेल, ठीक है। तो डाइवर्जेंस अगर आप लोगे तो मैं उसको इस तरीके से लूँगा कि ये मैंने इस पर अप्लाई करना है टी आई जे पे, टी आई और जे, ठीक है। जिसको ये वेक्टर नोटेशन में इस तरीके से लिख रहा है कि यहाँ पे इसने लिख दिया डेल, और यहाँ पे इसने फिर डॉट डाला है ये, और फिर यहाँ इसने टी डाला है। टी के ऊपर इसने दोनों एरोस डाले हैं, वो पता नहीं मेरे से अभी डलेंगे यहाँ पे कि नहीं, देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे हैं अभी कि नहीं। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा, तो ये करके देखते हैं, एरो वाले में देखते हैं। 2 एरोज हैं, 2 एरोज, ये वाला है, ये है, ठीक, मिल गया, ठीक है। और फिर अब ये जो है डॉट प्रोडक्ट देखो आप, ये आई आई पे है तो जे बच गया। फिर क्या कर रहा है ये, इस पूरे पे कहता है कि ये असल में ये ऐसी चीज़ बन गई कि इसका एक इंडेक्स जो है वो जे, ठीक है। इस तरह की चीज़ इसने बना ली कि वापस ने इस पर डाइवर्जेंस जो अप्लाई करनी है, उसका इंडेक्स आई तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डाइवर्जेंस आई जो है जब आप अप्लाई करोगे तो ये जब ई के साथ मिलेगा तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे जब ये ई के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। तो
डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो ये देखो आप डाइवर्जेंस ऑफ ई बन गया और ई जो है एज इट इज रहा। फिर ये जो डाइवर्जेंस आई जो है जब यहाँ पे आएगा तो वो फिर क्या होगा, फिर यही डाइवर्जेंस जो है आप देखो तो आपने डेल्टा के साथ करना है। तो डेल्टा आई जे की प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन जीरो तब होता है जब आई और जे बराबर होते हैं। तो फिर ये जो चीज़ है ये आपकी इस तरीके से बन जाएगी कि आई की जगह जे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि वाकई यहाँ पे जो है आई की जगह जो है जे आ जाएगा। तो कहाँ पे है वो ई स्क्वायर जो है जे रहा। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, तो आई की जगह ये आ गया, ये भी हो गया सही। ये वाली टर्म आप देख लो कि ये किस तरीके से इसने बनाई है। ठीक है, ई डॉट डेल डॉट ई, और ठीक है, और एक जो है वो इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, अब इसमें जो डेल आई है इन प्रिंसिपल जो है ये दोनों पे अप्लाई होगा। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, नीचे कर लीजिए। काम में ये चीज़ थोड़ी सी आसान बन जाती है। ये मैंने आधी बात बताई है, इसको पूरा कर लेते हैं। एक दफ़ा तो ये चीज़ बनेगी, एक दफ़ा डेरिवेटिव जो है इसका अप्लाई होगा पहले वाले वेक्टर पे। ठीक है, और दूसरा एज इट इज़, और फिर जो है ये अप्लाई होगा दूसरे के साथ, पहला वाला जो है वो एज इट इज़। तो अब ये मैं इसको इधर रख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो पहली टर्म जो है ये बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ई और ई जे। क्या हो गया, अच्छा ये तो बंद ही हो गया सारा। ऐसा ना ज़ाया हो गया वो सारा लिखा जो मैंने, लग रहा है सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो ये सारी मेहनत हमारी जो है वो ज़ाया होगी, सारा हम काम कर रहे थे अभी। तो हाँ, सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो गई। तो खैर दोबारा से कोशिश करके देखते हैं कुछ बन जाता है। तो क्या कर रहे थे हम लोग, ठीक है, अगर अप्लाई करता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ आई को जो है ई आई जे के साथ। ठीक है, तो इसको मैंने बताया आपको, उसने लिखा है इसको इस तरीके से, ये डाइवर्जेंस देगा और इस पे इन दोनों को वेक्टर बना लिया उसने, यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ गया और जो है ये और ये जो है इसको वेक्टर बना, ऐसा बाई वेक्टर कह लो आप, बना दिया एक तरह से। और इसकी जो है वो पावर में एरो डाल देते हैं। ये आपको बताया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट पे जब आप इसको अप्लाई करोगे आई को, तो ई आई और नीचे, ठीक है, और इसकी जो है पहले ये एक पे अप्लाई होगा, साथ साथ इसको सेव भी कर देते हैं। तो एक दफ़ा ये एक पे और फिर दूसरे पे और फिर इसको वेक्टर नोटेशन में अगर आप लिखना चाहते हो तो ये बन गया डाइवर्जेंस ऑफ ई, यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप, और ये बन गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये दो टर्म्स जो है इस तरीके से आ गई। और फिर डोनेकर डेल्टा वाली टर्म थी वो मैंने आपको बताई,
इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से तेज़ी के साथ। और ये जो है डाइवर्जेंस सप्लाई होगा, इसमें डेल्टा ई जे वाली टर्म आ रही है ये, और यहाँ पे फिर है इस तरीके से। तो ये जो है आपका बन जाएगा डेल्टा ई जे, जो है ये जे बन जाएगा, और यहाँ पे जो है फिर बंद हो गया। कोई गलत बटन में शायद दबा देता हूँ, क्या चक्कर है। डाटा वाली जो टर्म है बस वो रहेगी डेल्टा ई जे। बस ये इतना काफ़ी है इसमें, बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर ही हैं, इतना ही इससे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब डाइवर्जेंस आप अप्लाई करोगे तो ये टर्म जो है ये बन जाएगी, और ये वाली टर्म जो है ये बन गई। इसी तरीके से बी वाला पोर्शन में भी बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। और ये टर्म मैंने आपको समझा दी, इसके मीनिंग्स क्या हैं। इसके दो इंडिसेस हैं, एक के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया तो बाहर एक जो है इंडेक्स बच गया, यानी कि ये जो चीज़ अब वेक्टर बन गई है। तो इसने इसको बाई वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर लिया है, दो एरोस बना के, और डाइवर्जेंस बता दिया कि पहले इंडेक्स के साथ दूसरा वेक्टर वाला इंडेक्स जो बाहर लिख दिया। तो इसकी इक्वेशन के साथ चीज़ें थोड़ी सी और कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकेगा ये। तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। ऊपर मौजूद है ये ई स्क्वायर और बी स्क्वायर के लास्ट टू फैक्टर थे, ई स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में मौजूद हैं। और ये वाले जो हैं सारे, ये देखें आप, ये वाला ई वाला फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये इसके साथ, इसी तरह बी का फैक्टर है। तो ये सारी टर्म्स इसके अंदर आ गई हैं मोमेंटम टेंसर में, सिर्फ ई क्रॉस बी को छोड़ के। ई क्रॉस बी को छोड़ के सारी टर्म्स हैं वो आ गई हैं। तो अब आप फाइनल एक्सप्रेशन देख लो, आपका वो ये बन गया। फोर्स जो है असल में डाइवर्जेंस ऑफ स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस जो है इसके अंदर ये फैक्टर है एस वाला, ई क्रॉस बी वाला, जिसका टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। तो टाइम डेरिवेटिव दोबारा से देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया। और इसमें जब अब टोटल फोर्स निकालनी है तो इसको वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर लो आप। इसको वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करोगे फोर्स बन जाएगी, इसको वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करोगे तो चाहो इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लो तो सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर वॉल्यूम इंटीग्रल लगा लो तो ये फाइनली आपकी जो है एक तरह से बन गई है स्टेटमेंट इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म में कि फोर्स जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पे लगेगी, इसमें दोनों पार्ट आ गए। और अब जो है आप फोर्स, हमें तो मोमेंटम के साथ ताल्लुक था, तो फोर्स असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और फोर्स इसमें जो मोमेंटम आता है वो मैकेनिकल मोमेंटम है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल मोमेंटम। और इसी तरीके से अब देखो आप, यहाँ पे भी टाइम का डेरिवेटिव है, यहाँ भी टाइम का डेरिवेटिव है, और यहाँ जो एस है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक आप मोमेंटम डिफाइन कर सकते हो, जिसको आप फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम कहोगे, जिसका टाइम डेरिवेटिव बन जाएगा। तो दोनों इक्वल फुटिंग पे हो जाएंगे, मैकेनिकल मोमेंटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये इसने कर दिया यहाँ पे कि एस डी टाउ जो है इसको इसने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के साथ कहा कि ये बस कि ये मोमेंटम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ये कर लिया इसने, यहाँ पे मैकेनिकल आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया, दोनों को एक साइड पे ला सकता है। और ये जो चीज़ है इसको फिर डाइवर्जेंस थ्योरम में आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो, और फिर वॉल्यूम से आपने डिवाइड करना है। मोमेंटम को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मोमेंटम डेंसिटी बन जाएगी। तो वो इसने यहाँ डिफाइन किया दोनों के लिए। मोमेंटम डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ये वॉल्यूम से डिवाइड करके बन जाती है। इसी तरह आप मैकेनिकल की भी बना सकते हो वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो ऊपर वाली जो डिफरेंशियल जो इंटीग्रल फॉर्म है वो ये बन जाएगी आखिर में डिफरेंशियल फॉर्म। अब ये फॉर्म फिर उसी इसको कंपेयर कर लो आप लोग किससे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन में यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आती थी, यहाँ चार्ज करंट आती है। अब वो जो यहाँ पे आपकी मोमेंटम
डेंसिटी है जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों पार्ट हैं, और यहाँ पे डाइवर्जेंस है और उसकी मोमेंटम डेंसिटी की एक करंट है, या उसका फ्लक्स कह सकते हो आप, एनर्जी मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम फ्लक्स डेंसिटी जो है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जे है। तो ये इंटरप्रिटेशन है। और आपने मोमेंटम डेंसिटी बना ली है तो आप एक एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी भी बना सकते हो, वो आप देख लो इस तरह L इक्वल टू आर क्रॉस पी से, एंगुलर मोमेंटम L क्रॉस जो है आर क्रॉस पी से, और P जो मोमेंटम डेंसिटी है वो आपको पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो आप मोमेंटम जब एसोसिएट कर सकते हो तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम भी एसोसिएट कर सकते हो, विच विल बी आर क्रॉस ई क्रॉस पी एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। नीचे कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इस प्रॉब्लम्स में, बल्कि एक ही प्रॉब्लम मैंने डाला हुआ है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं डाले इससे रिलेटेड, और वो वही है जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इस चीज़ को कैसे यूज़ किया डराक ने चार्ज क्वांटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है सपोज यू हैड एन इलेक्ट्रिक चार्ज QE and a magnetic monopole QM. The field of the electric charge is this, of course, and the field of magnetic monopole is this. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी आप देख सकते हो इसकी मैग्नेटिक की बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे। तो अब वो कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, और अब आपने क्या करना है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टोर्ड इन द फील्ड्स जो है वो निकालना है। फील्ड्स के अंदर कितना एंगुलर मोमेंटम स्टोर्ड है, वो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, L R क्रॉस B है, F नॉट R क्रॉस E B, ठीक है। तो और आंसर इसने दिया हुआ है, बस ज़्यादा मुश्किल स्टेप्स नहीं है इन दोनों का। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो Q भी आएगा, इसमें QE भी आएगा, QM भी आएगा, वो नज़र आ रहा है, ठीक है। म्यू नॉट भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है वो हाँ एप्सिलॉन नॉट जो है मेरे एक्सप्रेशन में ऊपर मौजूद है वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ म्यू नॉट नज़र आ जाएगा। और जो है कुछ हाँ फिर आर स्केल की जो टर्म्स हैं वो भी आप देखोगे किस तरीके से जो है वो बैलेंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फुट नोट है, इसमें क्या कह रहा है कि नोट दैट दिस रिजल्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस D। तो D डिस्टेंस पे ये दोनों पड़े हुए हैं, तो एक पॉइंट चार्ज और मोनोपोल, उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो अच्छा दूसरा जो ये सिस्टम है 11 में लिखा हुआ है, सिस्टम को कहा जाता है, दिस सिस्टम इज़ नाउन एज थॉम्सन डाइपोल। ये इस अमेरिकन जर्नल में इसने रेफरेंस किया हुआ, वहाँ पे भी कहता आप पढ़ो, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नोट दैट दिस इज द इंडिपेंडेंट सेपरेशन डिस्टेंस D, इट पॉइंट्स फ्रॉम QE टुवर्ड्स QM, जो है QE से QM की तरफ जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है। इन क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इन क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम कम्स इन हाफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ h कट। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐड करते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, तो वहाँ पर आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होता है इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ हाफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ h का, ठीक है, ये लिखो। तो सो दिस रिजल्ट सजेस्ट दैट इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक चार्जेस मस्ट बी क्वांटाइज। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज जो है वो इस तरीके से क्वांटाइज होंगे, ठीक है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक चार्ज विद एन 1 2 3। An idea first proposed by Dirac in 1931. If even more monopole exists somewhere in the universe, this would explain why electric charge comes in discrete units. तो चार्ज क्वांटाइजेशन से इसका ताल्लुक है, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा मुश्किल है, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, और शायद आपको ये मोमेंटम डेंसिटी है, शायद एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी है, शायद आपको इंटीग्रेशन भी करनी पड़े, तो वो देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इस चैप्टर में। आप लोगों को मैंने शुरू में एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन की बात की, मैक्सवेल इक्वेशंस पहले हमने इंट्रोड्यूस की, और उसमें देखा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन उसका पार्ट है। फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बता दी है चार्ज कंजर्वेशन के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में क्या है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैरी कर सकती हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन की जो स्टेटमेंट है इंटीग्रल और डिफरेंशियल वो हमने देखी। इसमें एक पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जो आपकी एनर्जी के फ्लो को, फ्लक्स डेंसिटी को बताता है।
तो डिफरेंशियल फॉर्म बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी थी जैसी कि आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसके बाद मोमेंटम की बात की, उसमें जो है आपने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रेस टेंसर, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर। इसको हमने देखा कि उससे यूज़ करते हुए हम लोग एक डिफरेंशियल रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिसमें मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कैरी करेंगे और मैकेनिकल पार्ट भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो आप मोमेंटम एसोसिएट कर सकते हो तो एंगुलर मोमेंटम भी कर सकते हो। मोमेंटम जो है अगर क्वांटम मैकेनिक्स भी साथ डालते हो तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होता है, जिससे आप चार्ज क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट ले सकते हो। चार्ज क्वांटाइजेशन एंड जो है वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स का आपस में ताल्लुक है, और ये सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है। इसमें आगे गढ़ थ्योरी, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज में से ज़्यादा और जो है वो चीज़ आगे बात चलती है। तो इस पे जो है मैंने आपको पहले बताया था, मेरा जो स्टूडेंट एमफिल का स्टूडेंट था हावर, उसने इस पे काम किया। उसका सारा जो रिसर्च है इस चीज़ को समझने के लिए चार्ज क्वांटाइजेशन जो है वो लेट्स से स्टैंडर्ड मॉडल में अचीव होती है नहीं होती, बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी में कैसे अचीव होती है, और उसका ख़ास तौर पे राइट हैंडेड न्यूट्रिनो के साथ क्या ताल्लुक है। अगर वो मेजोराना न्यूट्रिनो जो है उसकी नेचर मेजोराना है, तो इसका चार्ज क्वांटाइजेशन से कोई ताल्लुक है, तो इस चीज़ पे उसने डिस्कशन की है। आप लोगों को क्वेश्चन है तो मैं, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर। चलो सही, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।